उत्प्रेक्षा चल रहा था ना, तो उत्प्रेक्षा में भी उत्प्रेक्षा के दो प्रकार हो चुके हैं। एक रह गया आपका फलोत्प्रेक्षा रह गया, वस्तु उत्प्रेक्षा हेतु उत्प्रेक्षा हो चुका है। अगला लिखिए फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा इसमें ऐसा लिखिए, वही है जब क्या किया जाए, अफल में फल की संभावना की जाए। ये तो किताबी परिभाषा हो गई। जब अफल में फल की संभावना की जाए, जब अफल में फल की संभावना की जाए, यानी कि अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात जो फल या उद्देश्य नहीं होता उसे उद्देश्य मान लिया जाए। जो उद्देश्य या फल नहीं होता उसे उद्देश्य या फल मान लिया जाए। ठीक, जैसे एक आसान वाला लेते हैं, उदाहरण में लिखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, ताड़ को पेड़ यह, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चुमन आकाश। मनु चुमन आकाश। देखिए, जो उद्देश्य नहीं है उसको जो है उद्देश्य मान लिया जाए। उद्देश्य वहां पर होती है आपकी फलोत्प्रेक्षा। ये सिमिलर दिखेगा आपको थोड़ा सा हेतु उत्प्रेक्षा से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पे क्या होता है, कारण से संबंधित होता है। जो कारण ना हो, आपने हेतु शब्द का प्रयोग किया ना, जो कारण ना हो उसको कारण मानना। जैसे नागमती के आंसुओं से सारी पृथ्वी भीगी हुई है। अब ये इस तरह का वाक्य है कि ये जो है कारण, पृथ्वी भीगने का कारण वो नहीं है, लेकिन क्या है, मानो लगा करके आपने संभावना व्यक्त कर दी, वो कारण नहीं था उसको कारण बना दिया। यहाँ पे हल्का सा अंतर होता है कि जो उद्देश्य नहीं है उसको उद्देश्य बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब आप निकाल पा रहे हैं, बढ़त ताड़ को पेड़ यह, मनु चुमन आकाश। कर पा रहे हैं इसका ट्रांसलेशन? समझ पा रहे हैं इस पंक्ति को, ये क्या है? समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही है पंक्ति, है ना? इतना इसलिए आसान वाला उदाहरण रखा है कि बढ़त ताड़ को पेड़, या ताड़ का पेड़ ऐसे बढ़ता है मानो आकाश को चूमने के लिए जो है उग रहा है। ठीक है, मानो ये आकाश को चूमना चाहता है। तो इस तरह से अब पेड़ का जो उद्देश्य है वो आकाश को चूमना है, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन ये क्या है, अफल है, यानी उद्देश्य नहीं था तब उसके बावजूद
इसको क्या किया गया है, उसको उद्देश्य माना गया है। यहाँ पर होती है आपकी फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, बहुत संभावना कम है कि ये इसके अंदर से ये पूछा जाए, लेकिन कर लेना चाहिए, क्या पता उनको जो है मन करे पूछने का तो वो पूछ भी लें। ठीक है, लेकिन संभावना कम। जो आपको चीज ध्यान रखनी है खास करके छंद में, जहां तक मुझे लगता है, मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, जो छंद वाला टॉपिक है आपका, छंद कर चुके हैं ना आप, उसमें जो वर्णिक छंद है, उसमें जो वर्णिक छंद है, चार है ना आपके पास, शिखरणी है, मालिनी है, और वसंत तिलका है, और एक उपेंद्र वज्रा, चार आपके पास छंद रखे हुए हैं। इनको पहचानने से ज्यादा है कि इतने कितने इसमें वर्ण कितने हैं, एक तो ये याद करने हैं, प्रत्येक मात्रिक में भी ये याद करना है। लेकिन मुझे लगता है कि छंद पहचानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्णिक छंदों में ये चीज पूछी जा सकती है कि कितने वर्ण आते हैं। दूसरा, गण क्रम भी पूछा जा सकता है। ये दो चीजें आपको, दोनों चीजें करवा रखी हैं। चार छंदों का गण क्रम याद करना कोई बहुत महान काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से किया जा सकता है। तो ये दो आप करके चले जाना। बहुत संभावना है कि ये पूछा जाए, ना कि ये छंद पहचानो। छंद पहचानने का ज्यादातर मुझे लगता है संभावना मात्रिक छंद से हो सकती है। यहाँ से जो संभावना आ सकती है वो ये होगी, गणक्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद कर लेना आप लोग इसको, ये अब दिमाग में आए तो मैंने कर लिया इसको। ठीक है, तो ये है भाई आपका क्या, मनुचुमन आकाश। ठीक है, तो फलोत्प्रेक्षा यहाँ पे इस तरह से होती है। जो उद्देश्य नहीं था उसका, उसको वो उद्देश्य बता देना है। तो इस तरह से ये आ गया आपका कौन सा वाला, फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, तो प्रतीप तो आपके पास है नहीं, प्रतीप अलंकार नहीं है। इसके बाद अगला कौन सा है आपके पास, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, वैसे प्रतीप अलंकार क्या होता है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके उत्प्रेक्षा के बाद उपमा हो गया, उसके बाद आता है रूपक, उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा, और यहाँ एक खास अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। यहाँ क्या होता है कि उपमेय और उपमान के आपस में तुलना करते हुए जो उपमेय है उसको उपमान की तुलना में श्रेष्ठ बता देना। कि जैसे कि चांद तुम्हारे मुंह के सामने क्या है, तुम्हारे चेहरे के सामने चांद भी कुछ नहीं है। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए तब जो है कहा जाएगा कि प्रतीप अलंकार वहां पर है। ठीक है, तो प्रतीप अलंकार भी एक रोचक अलंकार होता है। यहाँ पे इस तरह से आती है कि यानी कि उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाए जहां पर, वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन कर ही जाए, उपमेय की उत्कृष्टता साबित की जाए, उपमेय की उत्कृष्टता। तो यहाँ पे जो है आपका प्रतीप अलंकार होता है। ठीक, चलो प्रतीप तो नहीं है सिलेबस में। अगला जो अलंकार है उसको लिखिए भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान और संदेह में एक बहुत छोटा सा जो है फर्क होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगला लिखिए भ्रांतिमान अलंकार। ये हो गया। भ्रांतिमान अलंकार, इसमें लिखिए जब सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात उपमेय में उपमान का भ्रम हो अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, अर्थात
जब उपमेय को भूल से या भ्रमवश, है ना, भूल से उपमान समझ लिया जाए, तो वहां पर होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया, गलती से समझ लिया, ठीक है। जैसे एक जैसे एक ये लिखा जा सकता है, थोड़ा आसान से समझने वाला हो, नाक का मोती अधर की कांति से, देखिए नाक का मोती अधर की कांति से नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। जैसे ये है भाई, अब जैसे नाक का जो मोती है, नाक में मोती पहना हुआ था अधर की कांति से, यानी कि होठों की कांति से, होठों के लालपन के कारण मोती भी लाल दिख रहा था, तो इस वजह से तोते ने क्या समझा, अनार का दाना समझा है उसको और भ्रांति हुई, तो यहाँ पे उसको भ्रम हो गया, ठीक है। तो देखिए मोती, नाक के मोती को किसका यहाँ पे उपमान दिया गया था, उपमान समझ लिया, उपमेय को क्या समझ लिया गया है, उपमान समझा गया है, और ये किस वस्तु है, भूल से या भ्रम से हुआ है। जब भ्रम होता है वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रम और संदेह में एक बहुत छोटा सा फर्क है, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार इस तरह से होता है। एक दो उदाहरण आप और लिख सकते हैं इसमें। मणिमुख मेली ठारी कपि देही, मणिमुख मेली कपि देही। इसका मतलब क्या है कि मणि को मुख में डाल करके थूक रहे हैं कपि, कपि थूक दे रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि राम ने उन्हें कुछ मणि दिया, कुछ है ना, कुछ उपहार स्वरूप कुछ दिया, और वो तो बंदर है, उनको लगा कि ये कुछ फल वगैरह दिया हुआ होगा, तो क्या उन्होंने मुंह में रख दिया, मुंह में रखा तो कुछ स्वाद आया नहीं, कठोर लगा तो उन्होंने थूक दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये भ्रम हुआ है यहाँ पे, अगेन ये भ्रम हुआ है। तो भ्रम हुआ है तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, उपमेय को उपमान समझ लिया है, ठीक। तो जब ये समझ लिया जाए, यानी कि मणि को क्या समझा उन्होंने, फल समझ लिया जाए, हालांकि यहाँ पे उपमान दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन तब भी आपको नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ भ्रम हुआ है। तो जब भ्रम हो जाए और उपमेय को उपमान समझा जाए, तो वहां पर होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। अगला लिखिए आप, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार में ऐसा लिखिए, जब सादृश्य के कारण, अगेन इसमें भी सादृश्य सेम दिखने के कारण, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े,
अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, और निश्चय न हो पाए। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना और निश्चय भी ना हो पाए, ये है या नहीं है, निश्चय न हो पाए, यानी कि संदेह का जब भाव आए, जब संदेह हो तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। और कैसे? भ्रम और संदेह में एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, इसमें भी सादृश्य के कारण। भ्रमवश एक चीज को आप दूसरी चीज समझ लेते हैं, संदेह में भी ऐसे ही होता है कि एक चीज को आप दूसरी चीज समझते हैं लेकिन आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देखो भ्रम और संदेह का भी फर्क क्या है, तो बता सकता है? भ्रम में आपको ये हो कि भाई मुझे भ्रम हुआ, और दूसरी तरफ मुझे संदेह हुआ, तो क्या हुआ? हाँ, अब भ्रम। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी शायद सेंस ये होगी। देखो भ्रम में ना एक चीज को दूसरी चीज समझ लिया जाता है और उसमें निश्चित होता है, हालांकि गलत पता है आपको, ठीक है, आपने गलत समझा है लेकिन आपको निश्चितता होती है, मन में कंफ्यूजन नहीं रहती। ठीक है, तो वहां पे आपको समझो भ्रम हो गया। माना आपने किसी एक चीज को दूसरी चीज समझा है और आप 100% श्योर हैं उस पर, और आपने जो है वो चीज समझ लिया। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे माना एक भूरे रंग की बिल्ली है और वो आपके पास से गुजरी तेजी में, और आपको लगा कि बाघ है। और खासकर गांव में ऐसा तब होता है जब जंगली बिल्ली आती है, ऐसा लगता है कि बाघ है क्या है, तो आपने जो है भ्रम समझा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन, आपको लगा कि बाघ है, निश्चित है, लेकिन आपने गलत समझा था। ठीक है, तो वो हुआ है भ्रम। संदेह क्या होता है कि आप उस समय अनिश्चय की अवस्था में, आप निश्चित नहीं है कि ये हो रहा है या वो हो रहा है। ठीक है, कि आप जो है कंफ्यूजन, जैसे वही बिल्ली गुजरी और आप कंफ्यूजन में, संदेह हो रहा है आपको कि ये बाघ था या बिल्ली थी या क्या था, अब आप संदेह की स्थिति में है, तो जो है वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर निश्चितता नहीं होती, यहाँ पर निश्चित होता है लेकिन गलत पता होता है, पता होता है लेकिन गलत पता होता है, यहाँ पे आप निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो लिखिए आप, जैसे उदाहरण हो सकते हैं है एक तो सारी वाला तो एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण होता ही है, वो नहीं कराएंगे हम, दूसरा वाला कराते हैं। जैसे आसान सा, ये है सरस ओस की बूंदे, देखिए ये है सरस ओस की बूंदे, कॉमा आएगा यहाँ पे, अभी क्वेश्चन मार्क मत करना। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, ऐसा कुछ है शायद। ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। अब देखिए यहाँ पे, या है मंजुल, या है मंजुल मोती। अब देखिए यहाँ पे हुआ है संदेह, अनिश्चय है ना, ये सरस ओस की बूंदे हैं, ये ओस की बूंदे हैं या फिर मोती, तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है ये है आपका संदेह अलंकार। ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं, इस तरह से। तो जब इस तरह का भाव आए, और ज्यादातर क्या आता है, हाँ एक पहचान का जरूर लिखिए इसमें, पहचान, पहचान इसमें लिखिए कि धो, इस तरह के शब्द आते हैं। कि धो अथवा या, इस तरह के शब्द, अथवा या, ठीक है, आदि आदि वाचक शब्द आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये है या ये है, इस तरह का भाव आता है। कि धो भी जो है उस तरह से यूज हो, जब ब्रज भाषा में आप लिखेंगे तो कि धो अथवा की सेंस में आता है, ये है या ये है, आदि शब्द आते हैं। जब इस तरह से आए
तो आप समझेंगे कि क्या है, यहाँ पे संदेह अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में। ठीक है, अगर आप पंक्ति का अर्थ समझ पाए भाई, वहां पे अंततः जो बात आएगी, जो जहां पे असली टेस्ट होगा, जब अलंकार पहचाने कौन सा अलंकार है, तो पहली तो प्रायोरिटी ये हो कि पंक्ति कम से कम समझ में आए कि ये पंक्ति क्या क्या रही है। ठीक है, और आपकी किस्मत है कि खड़ी बोली का पूछा जाएगा या ब्रज भाषा भी पूछी जाएगी, तो आसान सी पूछी जाएगी या कठिन पूछी जाएगी। ठीक है, या फिर वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो है कर पाएंगे उसको या नहीं कर पाएंगे, और वही अलंकार वो ढूंढना फिर कठिन नहीं होता अगर आप पंक्ति समझ में आती है और सारे अलंकार पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, तो ये है आपका संदेह अलंकार। अगला जो अलंकार है आपके पास, भ्रांतिमान संदेह भी हो चुका है, व्यतिरेक तो नहीं है, दृष्टांत भी नहीं है। अब लिखिए थोड़ा कठिन प्रकार के अब आ रहे हैं आपके पास। पहले किया जाए क्यों ना समासोक्ति किया जाए। समासोक्ति, समासोक्ति चलिए एक काम किया जाए क्यों ना, समासोक्ति को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अन्योक्ति को समझा जाए। अब इसमें हालांकि अन्योक्ति आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, क्योंकि समासोक्ति को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आप अन्योक्ति को भी समझें। ठीक है? अन्योक्ति है? अच्छा अन्योक्ति है तो लिखो फिर। अन्योक्ति है तो पहले अन्योक्ति कर लो, फिर तो और ठीक हो गया। लिखो फिर अन्योक्ति है अप्रस्तुत प्रशंसा। अन्योक्ति लिखिए, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए। जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा, अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए। ये तो किताबी परिभाषा हो गई, यानी कि जब आप बात कह रहे हैं दूसरी, एक बात कह रहे हैं लेकिन उसका जो अर्थ है यानी कि जो उसका बोध है वो दूसरे प्रकार का हो। ठीक है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत शब्द की पहले आप थोड़ा सा परिभाषा जरूर लिखिए। प्रस्तुत क्या होता है, प्रस्तुत का अर्थ क्या है, प्रस्तुत फिर अप्रस्तुत। ये प्रस्तुत अप्रस्तुत बहुत आने वाला है आगे के अलंकारों में। प्रस्तुत लिखिए, प्रस्तुत मतलब वह अर्थ जो प्रसंग का विषय हो, यानी कि जिसका कवि वर्णन करना चाहता है, जो प्रसंग का विषय है। प्रसंग का विषय जिसका वर्णन कवि करना चाहता है, तो जो कवि कहना चाहता है, जिसका वर्णन कवि करना चाहता है, तो जो कवि कहना चाहता है वो है आपका प्रस्तुत। ठीक है, और अप्रस्तुत क्या होगा, जो वो वर्णन करता है। अप्रस्तुत में लिखिए इसमें ऐसा लिखा जा सकता है, अप्रस्तुत जो प्रसंग का विषय नहीं होता, जो उस प्रसंग का विषय नहीं होता, जो प्रसंग का विषय नहीं है, जो प्रसंग का विषय नहीं है, यानी कि कवि उन शब्दों का यूज करता है, यानी कि कैसे समझाए, अभी पंक्ति से समझा दूंगा मैं। ठीक है, जो प्रसंग का विषय नहीं है लेकिन प्रस्तुत अर्थ के समान है।
लेकिन जो प्रसंग का विषय नहीं है परंतु प्रस्तुत अर्थ के समान है। अभी समझाते हैं हम आपको क्या है ये अर्थ के। जैसे आपने वो वाला सुना है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक उल्लू ही काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सुना है आपने ये कभी ऐसा कुछ? कभी नहीं सुना? आपने सुना है, ठीक है। और आप बाकी कोई सुनते ही नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर ये कहा जाए, चलो यही वाला समझ लो, यही वाला देखो, इसका मतलब क्या है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को, गुलिस्तान समझते हैं यानी कि बगीचा करने को एक उल्लू ही काफी है, कि एक उल्लू जो है पूरा जो है बर्बाद कर सकता है, ठीक है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, यानी कि हर टहनी पे, हर शाखा पे उल्लू बैठा हुआ है, अब अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, यानी कि अब गुलिस्तान का हाल क्या होगा, ठीक है। ये बात कही गई है, समझ गए? इसका मतलब समझ गए आप, ठीक है। तो जो अप्रस्तुत अर्थ है इसका, वो तो इसकी अभिधात्मक अर्थ है कि एक बगीचा है उसमें उल्लू है तो वही काफी होता है, लेकिन अगर बहुत सारे उल्लू हो गए तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। ये इसका अप्रस्तुत अर्थ है, ये कवि ने कहा है, जो कवि कहता है। कवि कहना क्या चाहता है वो उसका ये वाला होगा, क्या वो उसका प्रस्तुत अर्थ होगा। समझ गए आप, ठीक है। कि वो जो कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है, कि मतलब जैसे ये क्या कहा जा सकता है, जैसे कि मतलब एक खराब आदमी ही काफी होता है एक अच्छी खासी व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। अब यहाँ तो हर जगह जो है खराब आदमी है, बेईमान लोग हैं, तो अब देखो व्यवस्था का हाल क्या होने वाला है। ये कवि कहना चाहता है, इसका मतलब ये है प्रस्तुत अर्थ। और जो वो कहता है पंक्तियों में वो है आपका अप्रस्तुत अर्थ की, उल्लू वाला, जो उल्लू और बगीचे का संबंध बन रहा है वहां पे, तो वो होगा आपका अप्रस्तुत अर्थ। जो कहना चाहता है वो है प्रस्तुत अर्थ। और यहीं पे जो है अन्योक्ति अलंकार भी यहीं पर आपका बन रहा है, ठीक है। देखो, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, कि वर्णन करेगा वो अप्रस्तुत का, लेकिन बोध होगा आपका प्रस्तुत का करा रहा होगा। जैसे यही वाली पंक्ति है कि लिख ही लो इसको, क्या दिक्कत है, इसमें अन्योक्ति अलंकार ही है। करने को बस एक उल्लू ही काफी है, काफी है हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है, यहाँ पे जो है वर्णन किसका कर रहा है, अप्रस्तुत का कर रहा है, लेकिन जो वो बोध किसका कराना चाहता है, वो प्रस्तुत का बोध कराना चाहता है, वो कुछ और कहना चाहता है। अन्योक्ति यानी कि अन्य उक्ति, कि कहा कुछ और है, कहना कुछ और चाहता है, तो वहां पर होता है आपका क्या, ये आपका अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। एक दो और हम करेंगे, और जैसे मुहावरों में अन्योक्ति अलंकार खूब होते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियों में जो ज्यादातर अलंकार अगर आप देखेंगे तो वो जो है अन्योक्ति अलंकार का ही उदाहरण बनेगा। जैसे अगर आप अलंकार के स्तर पर देखें, एक और पंक्ति लिखी जा सकती है इसी से रिलेटेड, साई घोड़न के अछत गदहन पायो राज। घोड़न के अछत गदहन पायो राज, कि साईं यानी कि भगवान के सेंस में ही कहा गया होगा कि घोड़न के अछत, के घोड़ों के होते हुए गधों ने क्या पा लिया है, राज पा लिया है। तो यहाँ पर क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, कि वो कहना कुछ और था, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध जब कराया जाए, नहीं सॉरी, अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, तो वहां पर होता है आपका क्या, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये वाला समझ गए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा परिभाषा भी याद करके चले जाना कि अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध, थोड़ा परिभाषा के स्तर पे भी क्या पता सवाल ऐसा ही पूछ लिया जाए, ठीक है, पंक्ति ना पूछी जाए, लेकिन तब भी आपको इस तरह से तैयार जरूर करके चले जाना, ठीक है।
अगला लिखिए समासोक्ति। समासोक्ति ये अगर कर लिया है तो समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति समासोक्ति अलंकार लिखिए। लिखिए इसमें प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थसूचक विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत वर्णन में समान अर्थसूचक विशेषण द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। अर्थसूचक विशेषण के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, लेकिन करो इसको। इसमें एक जो इसको और डिफाइन करेगा आगे बता सकता है, इसमें और लिख सकते हैं आप इसमें, समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता, क्योंकि अप्रस्तुत का मतलब ही यह है कि वो प्रसंग का विषय न हो। जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है। फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है। जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान को आकर्षित करता है। लिखा होगा आपने कि समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। ठीक है, प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है जो उस प्रसंग का विषय नहीं है। ठीक है, उस प्रसंग में वो नहीं है, लेकिन आपको जो है संकेत जरूर मिलता है, उसका सेंस जरूर बनता है, ध्यान आकर्षित करता है कि इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। यानी कि जो दो अर्थों को एक साथ धारण कर रहा हो एक सेम समय पर, ठीक है, तो वहां पर होता है आपका समासोक्ति। ठीक, जैसे लिखिए इसमें, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कलानिधि जोई। सांझ कलानिधि जोई, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कलानिधि जोई। तो कैसे कर सकते हैं? यहां पे प्रस्तुत अर्थ क्या निकल रहा है? कुमुदिनी जो है प्रफुल्लित हो गई है कि सांझ जो है जैसे ही कलानिधि, ठीक है, कलानिधि किसको कहते हैं? चांद को कहते हैं ना। तो चांद के आते ही जो है जैसे ही सांझ हुई, कलानिधि आया, तो कुमुदिनी जो है प्रफुल्लित हो गई। ठीक है, एक
अर्थ तो इसका ये निकल रहा है, और यही इसका प्रसंग भी है, मानो यही इसका प्रस्तुत अर्थ भी यही है, वही कहना चाह रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा और सोचें, अगर आप इसके बारे में आपने थोड़ा सा और विचार किया है ना, और वो विचार करते समय आपने कोई दूसरा अर्थ भी निकाला, जैसे माना कि संध्या के समय, जैसे ये आप कहना संध्या के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देख करके नायिका खुश हुई। अब माना आपने जो है कुमुदिनी का अर्थ यहाँ पे वो लगा दिया, नायिका लगा दिया, और कला निधि है प्रियतम लगा दिया, तो वहां से आपने कर दिया उसको, ठीक है। तो वहां पर आ गए समासोक्ति अलंकार, ठीक है। समासोक्ति का एक और उदाहरण कैसे किया जा सकता है, जैसे वही वाली पंक्ति ले लो आप, अब ये जैसे रवि हुआ अस्त, यहाँ पे समासोक्ति की संभावना बनती है, एक साथ दो तीन अर्थ निकल रहे होते हैं, ठीक है। रवि हुआ अस्त जिस संदर्भ में आता है, किस संदर्भ में आता है कि शाम जो है हो चुकी है, ठीक है। अलंकार के स्तर पे देखिए, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। अब यहाँ पे आप जो है इसका अर्थ निकाल सकते हैं, अब जितने अर्थ आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो हालांकि प्रसंग क्या है, केवल और केवल शाम होने का है, कि रवि अस्त हो गया है, सब लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है, घाव को लेकर के सब मार खा करके जा रहे हैं, सुग्रीव वगैरह सब के सब। तो ये जो है इसका वर्णन है, ये तो प्रस्तुत अर्थ था। अब आपने क्या कर दिया, एक अप्रस्तुत की संभावना भी कर दी कि रवि हुआ अस्त, तो रवि ही क्यों हो रहा है अस्त यहाँ पे, है ना, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि शाम हो गई, इतना ही क्यों नहीं, रवि का अस्त होना, और आपने जो है उसकी संभावना व्यक्त कर दी कि एक अप्रस्तुत की रवि हुआ अस्त। अच्छा, तो आपने मतलब सेंस बनाना शुरू कर दिया कि राम क्या है, सूर्य वंश के हैं, तो रवि अस्त हो रहा है यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, तो यहाँ पे आपने संकेत निकाल दिया कि राम कमजोर पड़ गए हैं, ऐसा आपने जो है दो तीन अर्थ निकाल दिया ना इसके, राम कमजोर पड़ गए, एक अर्थ आपने ये निकाल दिया। दूसरा अर्थ माना आपने कुछ और निकाल दिया, जैसे और दो चार निकाल सकते हैं आप अलग अलग प्रकार के, इस तरह से। जैसे पूरी कविता राम की शक्ति पूजा ही ले लो, राम की शक्ति पूजा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को याद होगी वो कविता, है ना, असाध्य वीणा है उस स्तर पे याद नहीं होगा ना, असाध्य वीणा पंक्तियां याद है दो चार असाध्य वीणा की, वरना उसके द्वारा समझा लेते, वरना मैं ऐसी कविता से समझाता हूँ जो सबको याद रहे थोड़ा थोड़ा। तो जैसे वो पूरी कविता ले लो आप, अब उसमें पूरी कविता में क्या है कि एक राम का वर्णन है कि वो जो पूरा युद्ध है, फिर उन्होंने साधना करी, उसके बाद अपने पक्ष में शक्ति को लिया, बहुत संघर्ष के बाद अंततः विजय प्राप्त की, ये जो है कविता की क्या है, ये तो उसका प्रस्तुत अर्थ है। अब आपने क्या कर दिया, उसके सेंस निकालने शुरू की, उसकी व्याख्याएं करनी शुरू कर दी कि यहाँ पे क्या है, ये सीता की मुक्ति का जो है, स्त्री की मुक्ति का जो है इसमें अर्थ निकल रहा है। दूसरी तरफ कोई आलोचक कहता है इसमें क्या है, ये निराला की अपना आत्मसंघर्ष का वर्णन कर रहा है, कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध वाली जैसी जो पंक्तियां हैं, उसमें क्या है, उसमें राम जो है अपना सोच रहे हैं, लेकिन आपने समासोक्ति अलंकार के द्वारा क्या उसमें जो है संभावनाएं व्यक्त करनी शुरू करी कि ये हो सकता है निराला का अपना जो है संघर्ष व्यक्त हो रहा है, इसमें निराला अपनी बात भी कर रहे हैं यहाँ पे कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ठीक है। तो ऐसे जो आप संभावनाएं व्यक्त करते हैं वहां पर होता है समासोक्ति अलंकार, ठीक है। और जहां पे सब्जेक्टिव पेपर होता है वहां खास करके एक रचना के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पद्मावत अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य है? पद्मावत अन्योक्ति काव्य है या समासोक्ति काव्य है? तो लास्ट में साबित करना पड़ता है कि समासोक्ति है। तो उसमें प्रस्तुत अर्थ क्या क्या है कि पद्मिनी का वर्णन हीरामन तोता ने उसको आकर के बताया, फिर वो जो है खोज में निकला सिंघल द्वीप गया, यहाँ नागमती का विरह वर्णन, फिर उस तरह से वहां फिर वो उसको लेकर के आता है, फिर खिलजी का आगमन है, बीच में राघव चेतन का पूरा प्रकरण है, सब कुछ है। तो ये तो उसका प्रस्तुत अर्थ है। अब जो है आपने अब प्रस्तुत करना शुरू किया, सूफी दर्शन से उसको मिलाना शुरू करेंगे, तो आपने प्रतीक बनाने शुरू कर दिए उसमें कि ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, और फिर जो है आपने क्या कर दिया, अप्रस्तुत अर्थ भी जो है आपका ध्यान अप्रस्तुत अर्थ की तरफ भी निकलना शुरू हुआ कि हो सकता है इसका मीनिंग ये भी हो, तो वहां पर होता है आपका समासोक्ति अलंकार, ठीक है। ऐसे पहचानना बड़ा मुश्किल है इसको, समासोक्ति अलंकार को समझ पा रहे होंगे कि एक पंक्ति दे दी, पूछेगा कि समासोक्ति है या क्या है, तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अलंकार यही होता है, समझाने के स्तर पे ये किया जा सकता है, ठीक है। तो समझे आप अन्योक्ति में और समासोक्ति में एक अंतर क्या है। अन्योक्ति में जो होता है, कहा गया ये वाला अन्योक्ति अलंकार, इसमें क्या होगा, वो उल्लू के बारे में वर्णन नहीं करना चाहता है, ठीक है, ये अप्रस्तुत अर्थ है, यहाँ पे प्रस्तुत अर्थ दूसरा है, छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो अर्थ है यहाँ पे ये क्या है, प्रस्तुत अर्थ ये था, लेकिन एक अप्रस्तुत अर्थ जो छुपा हुआ था वो आपने खोजना शुरू किया, ठीक है।
तो ये जो है इसमें समासोक्ति और अन्योक्ति का एक छोटा सा अंतर होता है। अगला लिखिए आप अतिशयोक्ति अलंकार। और ये अलंकार आप लोगों को आता है कि नहीं है? जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, ऐसा लिखिए। जब किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक सीमा का उल्लंघन करने लगे। लोक सीमा का उल्लंघन यानी कॉमन सेंस का उल्लंघन करने लगे, सीधा सीधा ये कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ा करके, जब किसी वस्तु या बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वह लोक सीमा का उल्लंघन करने लगे, तो वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एक पंक्ति लिखिए, पंखुड़ी लगे गुलाब की पंखुड़ी लगे गुलाब की परिह गात खरोट। पंखुड़ी लगे गुलाब की परिह गात खरोट, ये कोई बता पाएगा कोई महानुभाव इसका क्या इसका सेंस निकल रहा है? अनुवाद करना है बस। पंखुड़ी लगे गुलाब की इतना तो कर पा रहे हैं, ठीक है। गात का मतलब बदन, खरोट मतलब खरोच, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे वर्णन क्या है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से भी जो है बदन पर क्या पड़ जाता है? खरोच पड़ जाती है, इतना कोमल है। तो कोमलता का वर्णन ऐसा किया जाए कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से खरोच पड़ रही है, तो वो जो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार एक सीमा के बाद अगर अच्छे से प्रयोग न किया जाए तो फिर जो है कॉमेडी हो जाती है, ठीक है। अच्छा खासा वर्णन क्या हो जाता है? हास्यास्पद हो जाता है। जैसे बिहारी के उसमें हुआ है, बिहारी ने एक दोहा लिखा, नाई का विरह में ऐसी व्याकुल है कि हवा का 2 कदम आगे चलती है, इतनी कमजोर हो गई है नाई का विरह में कि जब, हाँ समझ गए, याद आ रहा होगा इन लोगों को ना, बता तो रखा है दोहा कि इतनी कमजोर हो गई है नाई का विरह में कि 2 कदम आगे चलती है तो हवा का झोंका उसको 3 कदम पीछे लेकर के चलता है, फिर 2 कदम आगे चलती है। तो ये क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार जो है वर्णन है इसमें, ठीक है। और ये इस तरह से प्रयोग किया है कि हंसी आनी शुरू हो जाएगी, कॉमेडी होना शुरू हो जाता है, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे अब ये अलंकार भी कहना कभी कभी ऐसा लगता है कि अलंकार है, या मतलब अलंकार तो सुंदरता बढ़ाना चाहिए, ये तो कॉमेडी कर देता है अच्छे खासे श्रृंगार को। तो बिहारी ने कुछ दोहे ऐसे लिखे हैं, जैसे एक उनका दोहा है, पतरा ही तिथि पाइए, जो उसमें मतलब उसका सेंस ये है कि नायिका के घर के आसपास आपको जो है कैलेंडर लेकर के जाना पड़ेगा। पतरा समझते हैं आप? मतलब पंचांग लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगहों पे तो क्या होगा कि आप अनुमान कर सकते हैं कि आज चांद है, आज कम चांद है, या आज अमावस है या पूर्णिमा है, तो आप सेंस कर सकते हैं। लेकिन नायिका के घर के आसपास आपको पंचांग लेकर के चलना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि ऐसी चमकती है कि ऐसा लगता है हमेशा ही पूर्णिमा है। तो ऐसा जब वर्णन किया जाए तो वो है आपका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, और यह है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ऐसा बिहारी ने कुछ कुछ दोहे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार इसको कह सकते हैं। बाकी राणा और घोड़ा वाला, ठीक है, उस पर इतना बार मजाक कर चुका हूं मैं कि अब मन नहीं करता है, ठीक है। तो अब दूसरा कोई जोक आएगा दिमाग में तो वो कर लिया जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण में, ठीक है। तो ये है भैया अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अगला तो ये तो आप कर ही लेंगे मेरे हिसाब से।
अतिशयोक्ति हो चुका है ना। विरोधाभास है, विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है उसमें। जब विभावना, विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति है और विभावना भी है, ठीक है, विशेषोक्ति और विभावना रह गए। करो फिर विशेषोक्ति, नहीं पहले ये करो आप, हाँ पहले विशेषोक्ति ही करना चाहिए, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार। कि कारण के उपस्थित रहने पर भी, इसमें लिखिए विशेषोक्ति में, कारण के उपस्थित रहने पर भी, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए, ये कारण है लेकिन कार्य नहीं हुआ, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित हो, वहां होती है विशेषोक्ति। कि कारण उपस्थित है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कार्य न हो तो वहां पर होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना है, कारण उपस्थित है, कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, कभी क्या होगा, कार्य हुआ है, कारण उपस्थित नहीं है, वो दूसरा अलंकार होता है। तो ये है आपका विशेषोक्ति अलंकार। इसमें लिखिए जैसे नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। तऊ न प्यास बुझाए, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। अब देखो कि नीर जो है हमेशा भरा रहता है, तऊ न प्यास बुझाए, उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझती, कि कारण उपस्थित है लेकिन तब भी कार्य नहीं हुआ, वहां पर होती है विशेषोक्ति अलंकार। और भी जैसे लिख सकते हैं कि जैसे ये हुआ लेकिन वो ना हुआ, इस तरह के जब भाव आ रहा हो तो वहां पर होगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। कारण उपस्थित था, कार्य नहीं हुआ, तऊ, तऊ यानी कि उसके बावजूद, तब भी के सेंस में है। और भी बहुत सारे और उदाहरण हो सकते हैं, एक दो उदाहरण। दौलत इंद्र समान बढ़ी, दौलत इंद्र समान बढ़ी, पै खुमान को नेक गुमान न आयो। ये कारण उपस्थित था कि क्या है, इंद्र के समान दौलत बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हुआ। कौन सा कार्य नहीं हुआ, गुमान होने का, अहंकार होने का जो है वो नहीं हुआ। तो इस तरह से जो अलंकार आता है ये होती है आपके विशेषोक्ति अलंकार।
अब अगला जो आता है वो है विभावना अलंकार, इसका ठीक उल्टा है। विभावना अलंकार इसमें सीधा देखिए कि कार्य हुआ हो लेकिन उसका कारण न हो, जब कारण के न होने पर भी के न होने पर भी, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो, कार्य का होना वर्णित हो, कि कारण नहीं था लेकिन तब भी कार्य हो गया, तो वहां पर होता है आपका विभावना अलंकार। जैसे बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो निस बसती बहार बरसा की है। निस बसती बहार बरसाती है। कि बिना घनश्याम के भी धाम धाम कर ब्रजमंडल में उधो हमेशा क्या बहती है, निस बसती बहार बरसा की है। कि बिना घनश्याम के जो है क्या होती है, हमेशा जो है वर्षा जो है आती है। अब यहाँ पे तीन अलंकार होते हैं एक साथ, तीन अलंकार बता सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अलंकार है, ये तो विभावना अलंकार तो है ही, कि बिना कारण था, बिना कारण के कार्य हो गया। कि बिना घनश्याम यानी कि बादल के सेंस में अगर देखा जाए, बिना बादल की क्या हो गया है, बारिश आ गई है, विभावना अलंकार हो, कारण नहीं था कार्य हो गया, विभावना तो बन ही गया। यहाँ पर अगर आप इसका देखेंगे, इसकी जो अर्थ जो दरअसल बन रहा है घनश्याम में, यहाँ पे चार अलंकार है। घनश्याम में जो है एक अर्थ तो आपका अगर वो निकले, घनश्याम यानी बादल निकले, घनश्याम यानी कृष्ण निकले, श्लेष अलंकार भी हो गया यहाँ पे साथ ही साथ, ऐसा भी हो सकता है तो एग्जामिनर को भी। वैसे यहाँ पे एक और अलंकार आ रहा है धाम धाम करके, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आ रहा है, ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल श्लेष भी है। अगर हम एक चीज देखेंगे इसमें, यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है, ये क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बादल नहीं आता है लेकिन तब भी बारिश हो जाती है। यहाँ पे जो दरअसल कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे इसका जो है प्रस्तुत अर्थ, ये अप्रस्तुत अर्थ है, ये अप्रस्तुत वर्णन है। प्रस्तुत वर्णन क्या है इसका, कि बिना घनश्याम यानी बिना कृष्ण के भी हमारी आंखों से क्या होती है, बाहर जो है वर्षा की आती है, इस अर्थ में ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो अन्योक्ति अलंकार भी है अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो। और यहाँ पे एक और है बसती बहार बरस, जो आपका प्रिय अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। वृत्त अनुप्रास 3-4 बार आ गया ना, तो ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। हालांकि जो यहाँ पर है वो है विभावना अलंकार में आप इसको करेंगे, ठीक है। तो विभावना अलंकार ये हो गया। कोई रह गया, एक रह जाता है शायद, एक या दो हो गया, सारे हो गए, चलो फिर सारे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको जो करना है काम, है उसके लिए आपको पता क्या करना है,
पेपर आपका 18 अगस्त को है ना, तो सावन का महीना लग रहा है 15-16 जुलाई के आसपास से लगना शुरू हो जाता है। आप शिव जी का जो है व्रत रखो कि जो मैंने लगाया है वही आयोग माने, तो वो कर देना, ठीक है। जरूरी नहीं है, इस पंक्ति विशेष की बात है, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा है। और दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं आप घर पे, जो है अपनी एक कवि आप होंगे, थोड़ा बहुत करके आ जाना कि बिना उसके ये हो गया, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी हाथ की चाय बिना चीनी के जो है मीठी हो जाती है, तो ये जो है वो ये भी क्या है, विभावना अलंकार है कि कारण नहीं था फिर भी कार्य हो जाए तो जो है वो होता है, तो यहाँ पे भी जो है ऐसा हो, ठीक है।